हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव कुमार आप सबका अपने यूट्यूब चैनल गीतांजलि IAS क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, सबसे पहले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि आगे की नोटिफिकेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ज़रूरी है। जैसे कि हम आपको विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित अलग अलग विषयों की अलग अलग क्लासेज प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो उसी क्रम में आगे चलते हुए हम आपको संविधान की दूसरी वीडियो प्रोवाइड करवाएंगे, जो कि हमारा टॉपिक होगा भारत का संवैधानिक विकास। तो आप जानते होंगे भारत का संवैधानिक विकास अर्थात भारत के संविधान का विकास कैसे हुआ। भारत का संविधान कोई एक निश्चित समय में तैयार संविधान न होकर क्रमिक परिवर्तन का परिणाम है। जैसे कि आज मैं आपको समझाऊंगा कि सबसे पहले संविधान क्या होता है। सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगा कि संविधान होता क्या है। संविधान एक वैधानिक दस्तावेज होता है। क्या होता है संविधान? वैधानिक दस्तावेज। अर्थात किसी भी देश या राष्ट्र को चलाने के लिए जो मूलभूत सिद्धांतों का विवरण, अर्थात किसी भी देश या राष्ट्र को चलाने के लिए संविधान, सबसे पहले संविधान क्या होता है? संविधान एक वैधानिक दस्तावेज होता है, अर्थात किसी भी देश या राष्ट्र को चलाने के लिए मूलभूत सिद्धांतों का वर्णन जिसमें होता है, वही क्या होता है? वैधानिक दस्तावेज। ठीक है, तो आप संविधान अच्छी तरीके से समझोगे। या दूसरी बात करता हूं मैं इसकी दूसरी हेडिंग में, अर्थात शासन को चलाने के लिए जो विधि या कानून निर्देश किए जाते हैं, वो क्या होते हैं? वैधानिक दस्तावेज। ठीक है, तो आप भली बात ही समझ चुके होंगे, किसी भी शासन को चलाने के लिए जो विधि या कानून निर्देश किए जाते हैं वो वैधानिक दस्तावेज होते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ से पता चला होगा संविधान क्या होता है। तो आज के बाद बताना, संविधान एक ऐसा वैधानिक दस्तावेज है जो किसी भी देश या राष्ट्र को चलाने के लिए, जिसमें किसी भी देश या राष्ट्र को चलाने के लिए मूलभूत सिद्धांतों का विवरण होता है। ठीक है, तो संविधान से आगे चलते हैं हम। भारतीय संविधान, सबसे पहले संविधान से 3 क्वेश्चन आते हैं। विश्व का पहला लिखित संविधान, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप बताएंगे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का। कब? 1779। ठीक है, फिर आपसे पूछा जाए विश्व का पहला अलिखित संविधान, अर्थात लिखित के बारे में पूछा जाए तो USA, और अगर अलिखित के बारे में पूछा जाए तो आपको बताना यूनाइटेड किंगडम, या आप कह सकते हो ब्रिटेन का संविधान कि विश्व का पहला अलिखित संविधान है। दूसरा, विश्व का सबसे बड़ा संविधान। तीसरा क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा संविधान, तो आपको बताना इंडिया, अर्थात भारत का संविधान। या एशिया में सबसे पहले संविधान किस देश में लागू हुआ? एशिया का सबसे पहला संविधान, तो आपको बताना जापान। अगर एशिया का सबसे पहला संविधान पूछा जाए, लिखित संविधान, एशिया का सबसे पहला लिखित संविधान, तो आपको बताना जापान। ठीक है, ये 4 क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, जैसे कि विश्व का पहला लिखित संविधान USA का, यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का। विश्व का सबसे पहला अलिखित संविधान ब्रिटेन का। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान इंडिया का, और एशिया का सबसे पहला लिखित संविधान जापान का, जो कि कब लागू हो चुका था? 1816 में, यानी कि हमारे यहाँ से जो सैनिक विद्रोह हुआ था 1857 का, उसके 3 वर्ष पश्चात। ठीक है, तो भारत के संविधान की जैसे हम बात करते हैं, भारत का संविधान, ठीक है, भारत का संविधान, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, भारत का संविधान एक निश्चित समय में तैयार संविधान नहीं है।
यानी कि कोई निश्चित समय नहीं था कि मतलब एक निश्चित तिथि थी और हमने बनाया और उस तिथि को लागू कर दिया, बल्कि क्या है, ये भारत का जो संविधान है वो क्या है, होता है क्रमिक परिवर्तन का परिणाम। यानी कि क्रमिक परिवर्तन, क्रम वाइज जो विकास होते चले गए उसी का परिणाम क्या है, भारत का संविधान। तो हम भारत के संविधान को देखेंगे, ठीक है, भारत के संवैधानिक इतिहास को देखेंगे, भारत के संवैधानिक विकास के इतिहास को देखेंगे आज, ठीक है। भारत का संवैधानिक विकास का इतिहास, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो जैसे कि मैंने हेडिंग लिखी है भारत का संवैधानिक विकास का इतिहास, तो इस भारत के संवैधानिक विकास के इतिहास को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत भारत के संवैधानिक विकास का इतिहास। दूसरा, ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत, ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत भारत के संवैधानिक विकास का इतिहास, ठीक है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत भारत के संवैधानिक विकास का इतिहास को देखते हैं। सबसे पहले 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है, ये एक्ट मैं आगे बताऊंगा आगे क्या होता था। दूसरा, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स कौन थे? पिट्स उस टाइम के तत्कालीन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। फिर 1793 का चार्टर एक्ट, और 1813 का चार्टर एक्ट। फिर अगेन 20 वर्ष पश्चात 1833 का चार्टर एक्ट, और अगेन 1853 का चार्टर एक्ट। तो इस तरीके से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत भारत के संवैधानिक विकास का इतिहास को कैसे डेवलप हुआ। 1773 फर्स्ट ऑफ ऑल 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया, जिसे कि हम गोपनीय कमेटी के द्वारा लागू किया गया था। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1793 का चार्टर एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट और 1853 का चार्टर एक्ट। ये जो चार्टर एक्ट आए हैं, ये हर 20 वर्ष पश्चात एक चार्टर एक्ट आया, ठीक है। और ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत भारत के संविधान का कैसे विकास हुआ जानते हैं। जैसे कि आप भली बात ही जानते होंगे कि 1857 में भारत में एक सैनिक विद्रोह हुआ था। इस सैनिक विद्रोह के बाद जो भारत का शासन है वो कंपनी के हाथ में न रहकर सीधे कहाँ चला गया था, ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत चला गया था, अर्थात क्वीन के अंतर्गत। क्राउन मतलब ताज, ठीक है। यानी कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में इंडिया को कौन कंट्रोल कर रहा था, ब्रिटेन की क्वीन के द्वारा कंट्रोल किया जा रहा था। और उस टाइम पर एक पद का सृजन भी हुआ था, वायसराय। वायसराय कौन होता था, भारत का में कंपनी का डायरेक्टर, और वहाँ पर एक सेक्रेटरी स्टेट होता था इंग्लैंड में, जो कि महारानी के अंतर्गत कार्य करता था। तो हम देखते हैं ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत, ठीक है, ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत 1857 की क्रांति के बाद पहला भारत शासन अधिनियम आया, 1858 का भारत शासन अधिनियम, ठीक है। हमें यह भी डिटेल में पढ़ना, भारत शासन अधिनियम, ठीक है। तत्पश्चात
1861 अर्थात 1861 का भारत परिषद अधिनियम आया। ठीक है, फिर 1892 का भारत परिषद अधिनियम। ठीक है, फिर 1909 का भारत परिषद अधिनियम आया जिसको आप मॉर्ले मिंटो सुधार भी कहते हैं। फिर 1919 का भारत परिषद अधिनियम आया। ठीक है, जिसको आप मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं। और लास्ट 1935 का भारत परिषद अधिनियम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, भारत परिषद अधिनियम। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो भारतीय संविधान है वो 75% कहाँ से अधिग्रहित किया गया है, तो आपको बताना है 1935 के भारत परिषद अधिनियम से 70% भारतीय संविधान अधिग्रहित किया गया है। और फिर लास्ट में जो आया वो आया 1947 का भारत स्वतंत्रता अधिनियम, मोस्ट जो जिसे कि स्वतंत्रता अधिनियम, जिसे कि आप क्या कहते हैं 3 जून का माउंटबेटन प्लान, 3 जून का माउंटबेटन योजना। आपसे क्वेश्चन पुटअप भी हो सकता है कि माउंटबेटन योजना कब आई थी, तो आपको बताना है 3 जून 1947 को। ठीक है, आपको ये इतना करना है। तो मैंने जैसे कि बताया भारत के संवैधानिक विकास के इतिहास में हमें कितने पॉइंट पढ़ने हैं, तो हमें ये सब पॉइंट भारत के संवैधानिक विकास के बारे में पढ़ने हैं कि भारत का संविधान किस एकदम न तैयार होकर कर्मिक परिवर्तन का परिणाम रहा। और आगे इसी क्रम में बढ़ते हुए हम आगे चलते हैं। ठीक है, जैसे कि सबसे पहले सन 1600 में ब्रिटिश कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि एक प्राइवेट कंपनी थी। क्या थी? एक प्राइवेट कंपनी थी। यह भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से आई। क्या? व्यापार करने के उद्देश्य से आई। ठीक है, फिर 1658 में, 1658 में क्या हुआ है? 1658 में, सॉरी 1658, इसी समय जब ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में भारत में व्यापार करने आई, तो क्वीन एलिजाबेथ प्रथम, क्वीन एलिजाबेथ प्रथम द्वारा कंपनी को 15 साल की 15 वर्ष के लिए, 15 वर्ष के लिए व्यापार में मोनोपोली मिल गई। मोनोपोली मतलब एकाधिकार, मोनोपोली प्राप्त हुई। क्या? सबसे पहले कंपनी 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से भारत में व्यापार करने आई। उस टाइम पर क्वीन एलिजाबेथ प्रथम द्वारा कंपनी को 15 वर्ष के लिए व्यापार का एकाधिकार प्राप्त हुआ। ठीक है, एकाधिकार प्राप्त होने के पश्चात सबसे पहले कंपनी को सन 1765 में अर्थात बक्सर के युद्ध के बाद बीबीयू, बीबीयू मतलब बंगाल, बिहार और उड़ीसा, इन तीनों जगह के राजस्व व दीवानी न्याय, दीवानी न्याय प्राप्त हुए। दीवानी न्याय के अधिकार कंपनी को प्राप्त हुए। ठीक है, सन 1765 में बक्सर के युद्ध के बाद कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की राजस्व व दीवानी न्याय के अधिकार प्राप्त हुए। ठीक है, इसी के कारण, इसी वजह से कंपनी को भारत में, भारतीय राज्यों में, कंपनी को भारतीय राज्यों में क्षेत्रीय अधिकार प्राप्त हुए। क्षेत्रीय अधिकार प्राप्त हुए, यानी कि क्षेत्रीय अधिकार का मतलब जमीनी कब्जा, व्यापार से अलग क्षेत्रीय क्षेत्रों पर कानून लागू करने के भी अधिकार प्राप्त हो चुके थे। ठीक है,
1858 तक 1858 तक कंपनी के क्षेत्रों पर, यानी कि जो क्षेत्र कंपनी के अंतर्गत आते थे, ब्रिटेन की पार्लियामेंट द्वारा, यानी कि ब्रिटेन की संसद द्वारा अलग अलग कानून पारित करके या अलग अलग विभिन्न प्रकार के विभिन्न वैधानिक दस्तावेज द्वारा, यानी कि 1858 तक कंपनी के क्षेत्रों पर ब्रिटेन की संसद द्वारा विभिन्न वैधानिक दस्तावेज पारित करके धीरे धीरे भारतीय संविधान की पृष्ठभूमि तैयार होने लगी। भारतीय संविधान की पृष्ठभूमि तैयार होने लगी। ठीक है, इसका मतलब क्या है? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर 1773 कह लो या 1765 से लेकर 1858 तक कंपनी के क्षेत्रों पर ब्रिटेन की संसद ने अलग अलग कानूनी दस्तावेज पारित किए और इन्हीं के ये कानूनी दस्तावेज ही धीरे धीरे भारतीय संविधान की पृष्ठभूमि बने। ठीक है, तो सबसे पहले हम आज का अपना हेडिंग डालते हैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इस रेगुलेटिंग एक्ट की जब हम बात करते हैं तो रेगुलेटिंग एक्ट उस टाइम पर तत्कालीन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर लॉर्ड नॉर्थ द्वारा एक गोपनीय मीटिंग, यानी कि गोपनीय समिति, तत्कालीन प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ द्वारा गोपनीय समिति की बैठक में एक एक्ट पारित हुआ। उस एक्ट को ही कहा गया 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, यह रेगुलेटिंग एक्ट ही सर्वप्रथम कंपनी से मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण करने का पहला कानूनी दस्तावेज बना। यह रेगुलेटिंग एक्ट ही सर्वप्रथम कंपनी अर्थात ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण करने का पहला कानूनी दस्तावेज बना। ठीक है, इस रेगुलेटिंग एक्ट की हम बात करते हैं कि इस रेगुलेटिंग एक्ट की क्या खासियत थी। तो वैसे तो इस रेगुलेटिंग एक्ट के 3 मुख्य बिंदु है जिनसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मतलब क्या हुआ था। ठीक है, तो मैंने सबसे पहले बताया कि ये रेगुलेटिंग एक्ट किस तरीके से आया। ठीक है, फिर बताया कि कंपनी पर पहला नियंत्रण का कानूनी दस्तावेज कौन सा था, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ठीक है, अब बात करते हैं कि इस रेगुलेटिंग एक्ट की क्या मुख्य पॉइंट रहे, यानी कि क्या मुख्य बिंदु थे। नंबर 1, इस रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को, अर्थात बंगाल का गवर्नर को प्रमोट करके बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ठीक है, उस टाइम पर बंगाल के गवर्नर कौन थे, तो वो थे लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। ठीक है, उस टाइम पे बंगाल के गवर्नर कौन थे, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। तो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग से क्वेश्चन पूछा जाता है कि बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था। क्या बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था, तो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। फिर क्वेश्चन पूछा जाता है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, यानी कि बंगाल का बीजीजी से मतलब बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था प्रथम, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। अब ये गवर्नर जनरल क्यों कहा गया है, इसे गवर्नर जनरल इसलिए कहा गया क्योंकि उस टाइम पे ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में 3
तीन मुख्य गवर्नर थी, एक तो मद्रास, ठीक, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, तीन प्रेसिडेंसी थी, बॉम्बे और कलकत्ता, ठीक है। जो कलकत्ता का गवर्नर था वो जब गवर्नर जनरल हुआ, ठीक है, बाद में वो मद्रास और बॉम्बे के गवर्नर जनरलों पर भी नियंत्रण स्थापित करने लगा। इससे पहले रेगुलेटिंग एक्ट से पहले जो मद्रास और बॉम्बे के गवर्नर थे वो स्वतंत्र हुआ करते थे, लेकिन रेगुलेटिंग आने के बाद वो किसके अधीन हो गए? बंगाल के गवर्नर जनरल के। अर्थात बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन हुआ? लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग, ठीक है। एक मुख्य बिंदु ये था। दूसरा क्या आया? 1773 का जब रेगुलेटिंग एक्ट आया उस टाइम पे हमने बात की कि भारत में एक उच्चतम न्यायालय होगा। क्या होगा? उच्चतम न्यायालय। उस उच्चतम न्यायालय की स्थापना कहाँ की जाएगी? कलकत्ता में। कहाँ? कलकत्ता में। और कब स्थापना हुई? 1774 में। यानी कि एक्ट तो कब आया था उच्चतम न्यायालय का? 1773 में, ठीक है। लेकिन उसका इस्टेब्लिशमेंट यानी कि निर्माण कब हुआ? 1774 में। उस उच्चतम न्यायालय का निर्माण कब हुआ? 1774 में। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि मतलब भारत में सर्वप्रथम उच्चतम न्यायालय की स्थापना किस एक्ट के द्वारा हुई? तो आपको बताना रेगुलेटिंग एक्ट 1773। फिर पूछा जाता है उच्चतम न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे लॉर्ड एलिजा इम्पे। एलिजा इम्पे क्या थे? चीफ जस्टिस, ठीक है। क्या थे? लॉर्ड एलिजा इम्पे चीफ जस्टिस। इसके अलावा एक मुख्य न्यायाधीश होने के अलावा तीन अन्य न्यायाधीश थे। तीन क्या थे? अन्य न्यायाधीश। इन तीन अन्य न्यायाधीश के नाम में जैसे कि आपको बताना चाहूँगा, आपसे पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन तीन कलकत्ता उच्चतम न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश थे, मुख्य न्यायाधीश से अलग? तो आपको ध्यान रखना, रॉबर्ट चैम्बर नंबर 1, रॉबर्ट चैम्बर, ठीक। नंबर 2, स्टीफन सीजर। और नंबर 3, जॉन हाइडी। तो ये तीन अन्य न्यायाधीश थे। और मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो आपसे तो क्वेश्चन नॉर्मल मुख्य न्यायाधीश ही पूछ सकता है कि कलकत्ता के या बंगाल के प्रथम उच्चतम न्यायालय के चीफ जस्टिस कौन थे? तो आपको बताना लॉर्ड एलिजा इम्पे। 2 काम हो चुके रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा, 2 काम हो चुके। अब तीसरा जो महत्वपूर्ण क्या था, इस रेगुलेटिंग एक्ट के जरिए कंपनी के व्यक्तियों पर निजी व्यापार, एक तो निजी कंपनी के जो व्यक्ति अपना निजी यानी कि पर्सनल ट्रेड किया करते थे। दूसरा, उन व्यक्तियों द्वारा भारतीयों से जो उपहार व घूस ली जाती थी, इन दोनों पर पूर्ण प्रतिबंध लग चुका था। रेगुलेटिंग एक्ट का तीसरा मुख्य कार्य क्या था? कंपनी के व्यक्तियों द्वारा भारतीयों से जो उपहार व घूस या भेंट आदि ली जाती थी और उनके निजी व्यापार पर प्रतिबंध लगाया गया, ठीक है। चौथा, इसी रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा ब्रिटेन की पार्लियामेंट में एक्ट पारित करके 2 गवर्निंग बॉडी बनाई गई, जिनमें से एक थी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, सेकंड एक थी बोर्ड ऑफ प्रोप्रिएटर, ठीक है। इस एक्ट के जरिए 2 गवर्निंग बॉडी भी बनी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ प्रोप्रिएटर, ठीक है। इन दोनों के बारे में मैं आगे चलकर आपको बताऊंगा। तो रेगुलेटिंग एक्ट को जैसे कि मैंने आपको बताया, रेगुलेटिंग एक्ट के 3 मुख्य कार्य थे, लेकिन एक आप ये भी कह सकते हो 3 तो बताना है, आपको बताना ही बताना है। सबसे पहले तो बंगाल के गवर्नर को
प्रमोट करके बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। दूसरा, उच्चतम न्यायालय की भी स्थापना हुई। और तीसरा मेन इंपॉर्टेंट, कंपनी के व्यक्तियों का निजी व्यापार व भारतीयों से उपहार आदि लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। ठीक है, दूसरी बात करते हैं 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट, इंग्लिश में जैसे कि मैं कह सकता हूं पिट्स इंडिया एक्ट, यानी कि 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। ये जो कानून आया, ये आया उस टाइम के ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विलियम पिट्स के द्वारा। ठीक है, इसलिए उनके नाम पर ही इसका एक्ट का नाम रखा गया है पिट्स इंडिया एक्ट। ठीक है, इस एक्ट के जरिए, सर्वप्रथम इस एक्ट के जरिए कंपनी के जो भारतीय राज्य क्षेत्र थे, यानी कि कंपनी के जो भारतीय राज्य क्षेत्र, यानी कि भारत के जो क्षेत्र कंपनी के अधीन थे, उन पर ब्रिटेन की पार्लियामेंट, यानी कि ब्रिटेन की संसद के स्वामित्व का अधिकार हो गया। ठीक है, यानी कि ब्रिटेन की संसद का, जो कंपनी के भारतीय राज्य थे उन पर ब्रिटेन की संसद का अधिकार हो गया। ठीक है, तो ये पिट्स इंडिया एक्ट क्या था? ब्रिटेन की संसद के स्वामित्व का पहला वैधानिक अधिकार का वैधानिक दस्तावेज। ठीक है, इसी के जरिए दूसरा काम हुआ 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट का दूसरा मुख्य कार्य था कंपनी के व्यापार व प्रशासनिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया, ठीक है, यानी कि कंपनी के जो व्यापार, पहले क्या था 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट से पहले जो कंपनी थी वो भारत में व्यापार भी करती थी और प्रशासनिक कार्यों की भी देखरेख करती थी। लेकिन 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा कंपनी के व्यापार को अलग कर दिया गया और प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया। अब देखो क्या, जो व्यापार पर अधिकार रहा वो तो रहा कंपनी का, ठीक है, लेकिन जो प्रशासनिक कार्यों में जैसे कि आप जानते होंगे सैनिक, असैनिक व राजस्व संबंधी कार्य, प्रशासनिक कार्यों के अंतर्गत सैनिक, असैनिक व राजस्व संबंधी कार्यों के लिए 6 सदस्यीय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाई गई। 6 सदस्यीय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का निर्माण हुआ। इन 6 सदस्यों में जैसे कि मैं बताना चाहूंगा आपको, इन 6 सदस्यों में कौन कौन थे। एक पद हुआ डायरेक्टर, एक पद हुआ राज्य सचिव, यानी कि जिसे हम सेक्रेटरी स्टेट कहते हैं, सेक्रेटरी स्टेट ऑफ इंडिया, जो कि इंग्लैंड में बैठता था, यानी कि लंदन में बैठता था। और 4 सदस्यीय सलाहकार के रूप में हुए, यानी कि एडवाइजरी मेंबर, ठीक है। इन डायरेक्टर, राज्य सचिव या 4 सदस्यीय सलाहकारों को की नियुक्ति व पदच्युति, अर्थात उनको पद से हटाना, ये डायरेक्टली किसके हाथ में था? ब्रिटेन के सम्राट, जो ब्रिटेन का सम्राट,
ठीक है। अर्थात ब्रिटेन के सम्राट क्या इनकी डायरेक्टर की, राज्य सचिव की और 4 सदस्यों की नियुक्ति कर भी सकता था और उनको हटा भी सकता था। ठीक है, यानी कि प्रशासनिक कार्य इनडायरेक्ट वे में किसके अधीन हो गए थे, ब्रिटेन के सम्राट के अंतर्गत आ गए थे। ठीक है, ये 2 मुख्य कार्य पिट्स इंडिया एक्ट के वे भी। तीसरा जो मुख्य कार्य था, ठीक है, जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, ठीक, वो उसकी 4 सदस्यीय समिति हुआ करती थी। जब बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा, तो वह 4 सदस्यीय समिति थी। लेकिन इस 4 सदस्यीय समिति को घटाकर 3 सदस्यीय समिति बना दिया गया। किस एक्ट के द्वारा, 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा। ठीक है, तो हमारा 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट में की 3 मुख्य बातें रही, जो कि मैं आपको समझा चुका हूं। अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम करते हैं 1793 का चार्टर एक्ट। इसका सबसे पहले मुख्य कार्य था कंपनी के व्यापार को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। ठीक है, इसका पहला मुख्य कार्य क्या था, चार्टर एक्ट 1793 का कंपनी के व्यापार को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। ठीक है, दूसरा, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सभी 6 के 6 सदस्य थे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के जो 6 सदस्य थे, ठीक, उनका वेतन आदि भारतीय राजस्व से दिया जाना संभव हुआ। भारतीय राजस्व से दिया जाना संभव हुआ। दूसरा काम क्या था इसका, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के जो 6 सदस्य थे, उनका वेतन भारतीय राजस्व से दिया जाना संभव हुआ। ठीक है, तो दोस्तों, जैसे कि मैं आज आपको पिट्स इंडिया चार्टर एक्ट 1793 पढ़ा चुका हूँ। आज थोड़ा डिले होने के, थोड़ा प्रॉब्लम होने के कारण मैं आगे के चार्टर और आगे के भारत परिषद अधिनियम के लिए कल लाऊंगा, दूसरी क्लासेज अपनी इवनिंग में लेकर आऊँगा। ठीक है, तो आज के लिए थैंक यू। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि आपका सपोर्ट मिलेगा ना, तभी तो हमें भी बूस्ट मिले, एनर्जी बूस्ट मिलेगा और तभी हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना पाएंगे। ठीक है, थैंक यू।